आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के बारे में आप सब लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे। कोनिकल पेंडुलम आप घड़ी में देखे होंगे या अगर आप मेले में गए होंगे तो बहुत से झूले जो होते हैं वो कोनिकल पेंडुलम टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक मास लटका हुआ है। कुछ टाइम के बाद ये मास जो है यहाँ आ जाती है। जब ये मास यहाँ से यहाँ आएगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा है। क्योंकि ये मास है तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा mg, और ये मास अगर रस्सी से बांधी हुई है तो इस पर टेंशन होगा T। अब बात आती है कि ये जो मास है यहाँ पे बैलेंस कैसे है भाई। तो देखेंगे कि टेंशन का एक जो कंपोनेंट होगा वो इधर होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे थीटा है इसलिए यहाँ पे भी थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से। जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा t cos थीटा और इधर हो जाएगा t sin थीटा। हम लोग कंपोनेंट तोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं इसको अलग से बना के देखूं तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ t cos थीटा, यानी mg को कौन बैलेंस कर रहा है? t cos थीटा, टेंशन का एक कंपोनेंट। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी टी साइन थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। यानी टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं एज ए सर्कुलर मोशन इसको लूं एज ए सर्कल तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो सेंटर होगा। मान लेते हैं सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है r है, यानी रेडियस जो है, यानी ये रेडियस जो है r है। तो हम लोग अगर इसे इक्वेशन लिखें तो t cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा और t sin थीटा जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं t sin थीटा को t cos थीटा से डिवाइड करूं और mr ओमेगा स्क्वायर को mg से डिवाइड करूं, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इक्वेशन 2 इसको मान लूं,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, टी साइन थीटा जो होगा वो बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के, और टी कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा एम जी के। यानी दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो एम को एम कैंसिल करेगा और टी को टी कैंसिल करेगा, तो बच गया साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा होता है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, साइन थीटा बाई कोस थीटा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अगर इस पॉइंट को मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे आर। अगर हम हाइपोटेनस की बात करें तो अगर मैं साइन थीटा लगा दूं पी बाई एच, तो पी क्या है आर और एच, तो मेरा आर क्या मिल जाएगा एच साइन थीटा, और यहां पे मैं एल मान रखा हूं, लेंथ जो है वो एल है, यानी इसको एल मान लो तो आर क्या होगा एल साइन थीटा, आर हमको मिल गया एल साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं आर का वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। यहाँ पे देखेंगे कि साइन से साइन कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मैं इसको कैंसिल कर दिया। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो जी बाई एल कॉस थीटा, यानी ओमेगा जो हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। हम लोग ओमेगा का एक फॉर्मूला देख चुके हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी हम लोग जानते हैं, या टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। ये अगर याद नहीं है तो हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग एसएचएम जब पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे। तो ओमेगा क्या आया 2 पाई बाई टी, अगर ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिख दूं तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा, तो टी क्या हो जाएगा, टी जो हो जाएगा वो 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। अगर लेता हूं कि जो बॉब लटका हुआ है, जो मास, वहां पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो क्या होगा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यहाँ पे जो है थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा
वो टाइम पीरियड या ओमेगा के फॉर्म में आएगा या टेंशन के फॉर्म में आएगा। इसलिए हम लोग इस डेरिवेशन को भी याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। टेंशन वहाँ पे हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, या टाइम पीरियड हो सकता है, या फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं 2π/t ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, यानी ओमेगा इक्वल टू 2π, और फ्रीक्वेंसी भी होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। यानी क्वेश्चन जो होगा वो किसी फॉर्म में पूछ सकता है। आप लोग इसको इंटर कन्वर्टेबल कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये समझ चुके हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आप सब लोग जानते हैं या मेले में देखे भी होंगे, जिसका नाम है मौत का कुआं। आप लोग बहुत से आदमी सोचते होंगे कि ये जो गाड़ी चल रही है मौत के कुआं में, वो कैसे बैलेंस है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग गिर नहीं रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे बैलेंस होता है, कितना इसका स्पीड होता है, कितना वेलोसिटी होता है, कितना फ्रिक्शन होता है कि ये बैलेंस रहते हैं। तो हम लोग बात करेंगे मौत के कुआं यानी डेथ वेल की। इसको हिंदी में बोलते हैं मौत का कुआं। हम लोग बात करेंगे मौत का कुआं। मौत के कुआं में कुछ इस तरह से बना रहता है। इसमें जो गाड़ी होता है, बाइक या 4 व्हीलर, ये चलता है सर्कुलर पाथ बना के। और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मास है, मास बोले तो बाइक है। ये जो बाइक है यहाँ पे, उसको बैलेंस होने के लिए इसमें बहुत से फोर्स काम कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे मास है तो यहाँ पे mg तो लगेगा ही लगेगा। तो mg को भी एक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। और मान लेते हैं कि कोई भी रिलेटिव मोशन होता है तो वहां पे एक फोर्स काम कर रहा होता है। कोई भी दो सरफेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पे एक फोर्स काम करता है, जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। मान लेते हैं ये फ्रिक्शन फोर्स है। यही जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mg को बैलेंस कर रहा है। और क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा ही आएगा। और जो बॉडी है, यानी जो बाइक है या गाड़ी है कोई भी, वो जब यहाँ पे रहेगा तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। यानी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे mg, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है जो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो फ्रिक्शन जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। यानी नॉर्मल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। चूंकि हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r होता है, या mr⍵² होता है। जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो यहाँ पे एक सेंटर जरूर होगा। मान लेते हैं सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, यानी वो है रेडियस। तो चूंकि हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन। अब बात आती है कि ये भाई फिसल क्यों नहीं रहा है भाई, यानी फ्रिक्शन अगर mg से छोटा हो जाए तो गाड़ी फिसल जाएगा, यानी mg बड़ा हो गया और वो अपने तरफ खींच लेगा उसको। अगर फ्रिक्शन जो है वो बड़ा या बराबर हो जाए mg के, तो क्या गाड़ी जो है वो फिसलेगा, नीचे की तरफ गाड़ी गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो अब बात आती है कि फ्रिक्शन कितना होना चाहिए या कितना वेलोसिटी होना चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूं तो फ्रिक्शन को घटाना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन को मैं बढ़ाता हूं तो वेलोसिटी घटेगा ही घटेगा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जनरल लाइफ में भी आप देख सकते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे रोड पे, अगर फ्रिक्शन जो है वो म्यू एन एम जी। अब देखेंगे एन जो है यहाँ पे वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एन जो है वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, जो बड़ा और बराबर होगा एम जी के। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। म्यू वी इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, यानी वी स्क्वायर बराबर आर जी बाई म्यू। वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन आर जी अंडर रूट आर जी बाई म्यू, यानी वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट आर जी बाई म्यू या ग्रेटर देन होना चाहिए, ताकि गाड़ी चल सके। अगर वेलोसिटी अगर इससे मैं कम कर दूं तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, इसलिए ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो होगा मिनिमम वो अंडर रूट आर जी बाई म्यू होना चाहिए। कम से कम इतना तो वेलोसिटी होना ही चाहिए, इससे ऊपर हो जाए। अब इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत के कुआं में एक ही गाड़ी नहीं चलती है, 3-4 चलती है, तो खतरा का चांसेस, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए इसका भी वेलोसिटी मैक्सिमम भी कितना भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए, यानी वेलोसिटी मिनिमम इतना आपको रखना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी आसानी से चल पाएगी। बात ये करती है, अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा दूं और वेलोसिटी तो घट ही जाएगी। अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा दूं, वेलोसिटी को घटा दूं, तभी गाड़ी आसानी से चल सकती है, या फ्रिक्शन अगर कम है तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी गाड़ी वहां पे बैलेंस रह पाएगी।